नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने आपको दो एडिटोरियल डिस्कस किया है, एक हिंदू से और द इंडियन एक्सप्रेस से एक डिस्कस किया हुआ है। दोनों ही आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप वीडियो को जितना भी देखना चाहें देखें, लेकिन इन दोनों आर्टिकल्स को आप प्लीज़ स्किप मत करिएगा। उसके अलावा तीन इंपॉर्टेंट न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू किए हैं, कुछ ऑर्डर्स इशू किए हैं रिगार्डिंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के जवाब में। उसके अलावा थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सुंदर लाल बहुगुणा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फेमस इन्वायरमेंटल पर्सनालिटी हैं, इनकी डेथ हो गई है। तो इनके बारे में हम नहीं देखेंगे, लेकिन इन्होंने क्या क्या काम किए, उनका क्या सिग्निफिकेंस था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 5 आर्टिकल्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने 2 स्मॉल न्यूज़ भी आपके लिए रख रखी है, जो कि है रूल्स फॉर इंश्योरेंस फर्म्स कंट्रोल ट्वीक्ड आफ्टर एफडीआई सीलिंग रेज टू 74%। मतलब क्या है इस न्यूज़ में? सिर्फ आपको जानने की ज़रूरत यह है कि पहले एफडीआई 49% होता था इंश्योरेंस सेक्टर में, अभी उसको बढ़ा करके 74% कर दिया गया है। तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, एफडीआई फॉर इंश्योरेंस इज 49%, 74%, 100% लाइक दिस, तो आप उसमें जवाब दे सकते हैं 74%। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, फिर से डीआरडीओ न्यू एंटीबॉडी डिटेक्शन किट टिप्को वैन लॉन्च्ड। अभी डीआरडीओ ने एक मेडिसिन लॉन्च की थी कोविड 19 की, अब ये दूसरा उसका इनिशिएटिव है। इसने एक एंटीबॉडी डिटेक्शन किट लॉन्च की है, डिप्को वैन। ये एंटीबॉडी डिटेक्शन किट क्या होता है? तो ये मेजर करता है कि आपकी बॉडी में क्या कोविड 19 के एंटीबॉडीज डेवलप हो गए हैं या नहीं हुए हैं, क्योंकि ये एंटीबॉडीज ही होते हैं जो हमें बचाते हैं कोविड 19 से। तो इनको हम आईजीजी बॉडीज बोलते हैं। इनको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाया है डिप्को वैन। ये आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसको रिमेंबर रखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर डिटेल में। पहला है मेरा एक क्वेश्चन है जो आपको आंसर करना है। इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में जरूर दूंगा, लेकिन आपको जरूर ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया? आपको पता होगा इंडिया में बहुत सारे इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स आए, तो ये कौन कौन से जो 4 ऑप्शन मैंने दे रखे हैं, इनमें से कौन से मूवमेंट इन्वायरमेंटल मूवमेंट से रिलेटेड है? ठीक है दोस्तों, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और मैं इसका रिप्लाई आपको वीडियो के एंड में जरूर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एससी पर्सनल गारंटर्स लायबल फॉर कॉर्पोरेट डेब्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी चीज कही है कि जैसे आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं स्टार्ट करने से पहले, माल्या का। इनकी किंगफिशर आपको पता होगी। ये किंगफिशर जो है बिल्कुल डूब गई, एयरलाइंस इनकी, और माल्या साहब चले गए यूके। अब चक्कर क्या हो रहा है कि जब भी इंसॉल्वेंसी होगा, इंसॉल्वेंसी का मतलब ये है कि किंगफिशर जब जैसे डूब गई, अब जब डूब गई तो इसके जो एसेट्स हैं इनको बेचा जाएगा, और इन एसेट्स को बेचने के बाद जो भी ड्यूज होंगे बैंक्स पे, ठीक है, या क्रेडिटर्स पे, जो अलग क्रेडिटर्स हैं, उनको ये ड्यूज जितने भी हो सकेंगे पे कर देंगे इन एसेट्स को बेचने के बाद। इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। ठीक है दोस्तों, इंसॉल्वेंसी बोलते हैं इसको। तो पहले क्या होता था, मतलब आज के कोर्ट के इस जजमेंट से पहले क्या होता था कि जब भी कोई कंपनी डूबती थी तो उसके एसेट्स को बेचा जाता था, ठीक है, उसके एसेट्स को डाइल्यूट किया जाता था। लेकिन अभी 2019 में, नवंबर 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इन्होंने बोला कि जो गारंटर्स हैं, आप सबको पता होगा जब भी आप लोन लेने जाते हैं बैंक में तो एक गारंटर की जरूरत होती है। और गारंटर किस लिए होता है? अगर आपने पे नहीं किया तो कम से कम बैंक उसको अप्रोच कर सके कि भैया तुमने पैसा लिया था, अब तुम दो। ठीक है, आपके साथी ने पैसा लिया था, उसने तो पे किया नहीं, अब आप गारंटर है तो आप दीजिए। तो ये 2019 से पहले क्या होता था, सिर्फ कंपनी के एसेट्स को हम इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में ले जाते थे। लेकिन फिर 2019 में गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई गारंटर किस लिए हैं, तो गारंटर्स को भी पर्सनली उनके जो एसेट्स हैं, पर्सनल एसेट्स, उनको भी हम इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में अटैच करेंगे। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट जो पर्सनल गारंटर्स थे, जैसे प्रमोटर्स हो गए कंपनी के, वो हाई कोर्ट्स में चले गए, अलग 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 हाई कोर्ट्स में चले गए। उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि अगर हम इंसॉल्वेंसी कर रहे हैं कंपनी का, ठीक है, और वो इंसॉल्वेंसी सक्सेसफुली हो जाता है, तो फिर हमको क्यों लायबल समझा जा रहा है, हमसे क्या मतलब है? ठीक है,
वी आर टू सेपरेट एंटिटीज, कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी एंड गारंटर इज अ सेपरेट एंटिटी। तो ये उनका आर्ग्यूमेंट था। अब हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इस चीज पे? सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि गारंटर्स और कॉर्पोरेट डेप्टर्स के बीच में एक इंट्रिंसिक कनेक्शन है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप याद रखिएगा, इंट्रिंसिक कनेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये बोला कि गारंटर्स इज नॉट अ सेपरेट एंटिटी टू द कंपनी which is undergoing insolvency proceedings. They have got an intrinsic connection, बहुत ही क्लोज उनके बीच में कनेक्शन है क्योंकि वो गारंटर है। ठीक है, इसलिए जब भी कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के लिए जाएगी तो उसके साथ गारंटर्स को भी आप ले जा सकते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में अंडर आईबीसी। आईबीसी क्या चीज है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो कि इंडिया ने 2015 में बनाया था इन्हीं सारी चीजों को हैंडल करने के लिए। ठीक है, ओके दोस्तों, तो ये एससी की एक बहुत बड़ी रूलिंग है। इससे क्या होगा कि माल्या जैसे लोग जो कि कंपनी के नाम पे बहुत सारा फ्रॉड करके भाग जाते हैं, उनको भी पर्सनल लायबिलिटी झेलनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं आगे की न्यूज में। ये आपका एडिटोरियल है, प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा, इसको इसके बिल्कुल मत करिएगा। ये व्हाट्सएप पॉलिसी के बारे में है। मैं जानता हूं कि व्हाट्सएप पॉलिसी के बारे में बहुत दिनों से पेपर न्यूज़पेपर में बहुत कुछ आ रहा है। ठीक है, आपको काफी कुछ इसमें नॉलेज होगा भी, लेकिन इस आर्टिकल में एक नए अप्रोच से बताया गया है और पूरा कवर किया गया है। तो मेरे हिसाब से ये आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको एक होलिस्टिक अप्रोच दे रहा है। तो पहले जान लेते हैं कि ये न्यूज है क्या। न्यूज ये है कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने, मीटी जिसको बोलते हैं, इन्होंने व्हाट्सएप को एक नोटिस भेजा है कि आप अपनी जो नई पॉलिसी है उसको चेंज कर लें, नहीं तो वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू। ठीक है, तो इस आर्टिकल में क्या कह रहा है कि पहले बताया है व्हाट्सएप पॉलिसी है क्या। तो व्हाट्सएप पॉलिसी में आपको बताता हूं। व्हाट्सएप कहता है कि हम जो भी हमारे यूजर्स हैं, जो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे यूजर्स हैं, उनका डेटा जो है, प्राइवेट डेटा जो है, हम अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ शेयर करेंगे फॉर बिजनेस पर्पसेस। ठीक है, अगर कोई यूजर इस चीज को नहीं मानता है तो वो अपना डिलीट कर सकता है अकाउंट व्हाट्सएप पे से। मतलब आइदर यू एक्सेप्ट दीज कंडीशंस और यू डिलीट योर अकाउंट। ये व्हाट्सएप का पॉलिसी है। ठीक है दोस्तों, अब वो रेशनल क्या देता है, वो रीजन क्या देता है हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ये बोलता है कि इट इज प्योरली फॉर द बिजनेस पर्पस। अब बिजनेस पर्पस कैसा है उसका, ये जान लेते हैं। बिजनेस पर्पस उसका ये है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आप कोई वेबसाइट वगैरह सर्च करते हैं या यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते हैं, तो क्या होता है कि एक कस्टमाइज्ड वीडियोस आपके लिए आ जाते हैं आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, कि आपको जो पसंद है। मान लीजिए आपको एंटरटेनमेंट पसंद है तो एंटरटेनमेंट की वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, आपने डाला नहीं लेकिन वो अपने आप आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप एजुकेशनल वीडियोस देखते हैं तो वो अपने आप ही आ जाएंगे कुछ एजुकेशनल वीडियोस। तो इस चीज के लिए इसको बोलते हैं कस्टमाइज्ड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है दोस्तों, तो कस्टमाइज्ड एडवर्टाइजमेंट को बढ़ाने के लिए हमको यूजर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, उस पर्पस के लिए व्हाट्सएप फेसबुक के साथ आपका यूजर प्रोफाइल शेयर करना चाहता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला तो उसका ये होगा कि इट इज प्योरली फॉर द बिजनेस पर्पस, और कोई रीजन नहीं इसके पीछे। दूसरा वो बोलता है व्हाट्सएप कि भाई मैंने किसी को भी कंपेल नहीं किया, जबरदस्ती नहीं की, फोर्स नहीं किया। अगर आपको पॉलिसी नहीं ठीक लग रही है तो यू कैन डिलीट योर अकाउंट, यू डिलीट योर अकाउंट एंड मूव ऑन टू सम अदर अकाउंट एंड मूव ऑन। तो हमने किसी को फोर्स नहीं किया, तो हमें क्यों गवर्नमेंट फोर्स कर रही है? ठीक है, गवर्नमेंट क्या कहती है? अब गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है? गवर्नमेंट ये कहती है कि व्हाट्सएप इतना ज्यादा इंडिया में फैल चुका है कि यू हैव क्रिएटेड अ डिपेंडेंसी। अब क्योंकि डिपेंडेंसी आपने क्रिएट कर ली है, तो अब आप ये तो एक तरह से नाटक कर रहे हैं कि मूव ऑन। हाउ द पर्सन हु हैज बीन यूजिंग व्हाट्सएप फॉर 5-6 years कैन मूव ऑन? दूसरा क्या बोलता है कि हमारे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है। ये डिस्क्रिमिनेशन किससे? यूरोपियन यूनियन से। यूरोपियन यूनियन में ये पॉलिसी लागू नहीं कर रहे व्हाट्सएप वाले। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एक्चुअली में जो गवर्नमेंट कह रही है वो करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, डिपेंडेंसी वाली बात उनकी करेक्ट है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन वाली बात उनकी करेक्ट नहीं है। उसका रीजन ये है क्योंकि ईयू में एक बहुत स्ट्रिंजेंट लॉ है जिसको बोलते हैं हम जीडीपीआर। इसका फुल फॉर्म है डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन
इसको बोलते हैं डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ठीक है। तो ये एक बहुत स्ट्रिंजेंट एक्ट है जो यूरोपियन यूनियन में लागू हो चुका है। ऐसा कोई लॉ इंडिया में नहीं है। अब इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है तो आप कैसे किसी को कंपेल कर लेंगे, क्योंकि एवरीथिंग शुड गो बाय लॉ। अगर लॉ नहीं है आप कैसे कंपेल करेंगे किसी, ठीक है दोस्तों। तो इस आर्टिकल में लास्ट में इन्होंने ये बोला है कि भाई व्हाट्सएप को धमकाने से पहले आप अपना लॉ तो बनाएं, आप अपनी लॉ और पॉलिसीज को बहुत क्लियर रखें, और इंडिया में पहला ऐसा डेडिकेटेड लॉ लाएं, उसके बाद ही व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म को आप एक्शन ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा था, मैं बताता हूं आपको क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अक्सर क्या होता है, कोर्ट्स की हम पावर के बारे में बात करते हैं। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि क्या जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को ऑर्डर्स दे सकती है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव को ऑर्डर्स दे सकती हैं। क्या ये जुडिशियल ओवररीच नहीं है? क्या ये जुडिशरी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो एग्जीक्यूटिव को ऑर्डर दे? यस, इट इज अ राइट ऑफ जुडिशरी टू गिव इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूटिव्स। लेकिन अगर वो उसकी पावर में ट्रांसग्रेस करती है, तब उसको अगर ओवररीच करती है तो वो गलत है। मतलब हर छोटी छोटी चीजों पे अगर उसको ऑर्डर देने लग जाए, या बहुत ही बड़े वर्ड्स यूज करने लग जाए, अभी मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, बहुत बड़े वर्ड्स यूज करने लग जाएं, रिमार्क्स बहुत कठोर वाले यूज करने लग जाएं, ऐसे ऑर्डर्स देने लग जाएं जिस जो इम्पॉसिबल हो एग्जीक्यूट करना, बहुत ही इम्प्रैक्टिकल हो, तो क्या होगा, फिर कौन बचाएगा? तो ये न्यूज उसी के बारे में है कि सुप्रीम हाई कोर्ट ने क्या कहा, पहले जान लेते हैं कॉन्टेक्स्ट। हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, इन्होंने यूपी गवर्नमेंट को बहुत तगड़ी फटकार लगाई, ठीक है। उनसे बोला कि आप एक मंथ में आप 2,20,000 एम्बुलेंसेस का इंतजाम करें, और सब में आईसीयू होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। 2,20,000 एम्बुलेंसेस अगर नहीं है तो इतनी जल्दी कैसे ले आएंगे यूपी गवर्नमेंट वाले? तो ये काफी इम्प्रैक्टिकल सा एक ऑर्डर है। दूसरी चीज ये क्या बोलते हैं, इन्होंने रिमार्क्स क्या दिया, रिमार्क्स इनका क्या था यूपी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इन्होंने बोला कि ये जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है गांव में और छोटे शहरों में, ये तो भैया राम भरोसे चल रहा है, राम भरोसे, दे हैव यूज्ड दिस, राम भरोसे, ठीक है। तो ऐसा वर्ड कैसे यूज कर सकता है कोई कोर्ट इतना ड्रास्टिकली, जबकि हमारे डॉक्टर्स और सारे लोग लगे हुए हैं इस चीज को, कोविड-19 को हैंडल करने के लिए। तो इतना बड़ा रिमार्क्स आपने वहां से बैठे बैठे कैसे दे दिया, ठीक है। इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट, इन्होंने भी क्या किया था, इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाई थी, बोला था कि वी शुड स्लैप मर्डर चार्जेस ऑन यू, आप मर्डरर्स हैं, आपके ऊपर मर्डर चार्जेस लगने चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से बंगाल में कई लोगों की डेथ हो गई कोविड-19 की वजह से, ठीक है। ओके, उनकी बात सही थी काफी हद तक, लेकिन दे कैन नॉट यूज दिस वर्ड मर्डर फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी लाइक ईसी। ईसी इज नॉट अ छोटा मोटा बॉडी, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ठीक है ऑर्डर्स आप दीजिए, लेकिन दो चीजों से आप बचें। पहली चीज कि ऐसे रिमार्क्स आप यूज नहीं करें, ठीक है, इमोशनल रिमार्क्स इसको बोला है उसने। और दूसरा उसने बोला है कि कोई ऐसा डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी भी होती है, डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, ये क्या कहती है कि भैया इम्पॉसिबल है अगर कोई चीज, तो वो एक तरह से ऑर्डर नहीं है, ठीक है। उसमें हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगाएंगे। अगर कोई ऐसा ऑर्डर किसी हाई कोर्ट ने पास कर दिया जो कि इम्पॉसिबल है जिसको फॉलो करना, तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगा सकते। तो उसने इन्वोक किया डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। एक नया वर्ड आया है, आप जरूर याद रखें, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरी न्यूज थी। आगे चलते हैं, ये एक आर्टिकल है जो इंडियन एक्सप्रेस का है। इसमें इसराइल और हमास के बीच में जो अभी फाइट हो रही थी उसके बारे में, जो अभी इनके बीच में सीज फायर हो गया है, तब लड़ाई बंद हो गई है। तो ये क्या है किस्सा, ठीक है, किसने ये करवाया, यूएस का इसमें क्या रोल था, वर्ल्ड कम्युनिटी का इसमें क्या रोल है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो न्यूज तो मैंने आपको बताई थी कि सीज फायर हो गया है। इसको ब्रोकरेज किसने किया है, इजिप्ट में, मतलब इजिप्ट ने दोनों पार्टियों से बात करके इस चीज को सुलझा लिया।
लेकिन इजिप्ट तो सामने से कर रहा है, यूएस का रोल इसमें बहुत बड़ा था। यूएस में क्या था कि जो डेमोक्रेट्स हैं, जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, जो जिसको इंडिया में हम कांग्रेस कह सकते हैं, उन्होंने वहाँ डेमोक्रेटिक बोलते हैं पार्टी, तो डेमोक्रेट्स ने यहाँ पर जो है यूएस को काफ़ी ज़्यादा, जो प्राइम प्रेसिडेंट है वहाँ के, उनको फोर्स किया कि भाई आप इसको ठीक कराएं, सीज फायर कराएं। तो ये था, ठीक है दोस्तों। और यूएस प्रेसिडेंट ने जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है उनसे काफ़ी बार बात की इस बारे में, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि यूएस इसके पीछे है। मई 19 जो था, अभी 19 मई तक, आज 21 मई, आज 22 मई है, 21 मई तक यूएस का 19 मई तक यूएस का क्या स्टैंड था? यूएस ये कह रहा था कि इजराइल हैव अ राइट टू सेल्फ डिफेंस। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा वर्ड लग रहा है, लेकिन आपको यूएस की मेंटालिटी इसमें समझ में आएगी। क्या क्या ये सिर्फ इजराइल के बारे में बात कर रहा है, हमास के बारे में या पैलेस्टीनियंस के बारे में बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। और तब जबकि इजराइल में सिर्फ 12 या 15 लोगों की डेथ हुई है, जबकि पैलेस्टीन में 200 लोगों की डेथ हो चुकी है, तब भी बोल रहा है इजराइल हैव अ राइट टू सेल्फ डिफेंस। कि पैलेस्टीन डजंट हैव अ राइट टू सेल्फ डिफेंस, ये तो बोला नहीं उसने, ठीक है। अब क्या कह रहा है यूएस? यूएस कह रहा है पैलेस्टीनियंस एंड इजराइलीज इक्वली डिजर्व टू लिव सेफली एंड सिक्योरली। अब इसने इजराइल के साथ साथ पैलेस्टीनियंस को भी अपने स्टेटमेंट में इंक्लूड कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो इस वजह से, क्योंकि यूएस का रोल काफी इंपॉर्टेंट था, इजिप्ट तो सिर्फ आगे से ही आकर के उसने किया, लेकिन यूएस का काफी इंपॉर्टेंट रोल था। अब थोड़ा सा इस आर्टिकल में बैकग्राउंड भी बताया गया कि ऑस्लो अकॉर्ड 1993 क्या है। ऑस्लो अकॉर्ड 1993 जो है, ये मानता है कि टू स्टेट सोल्यूशन इज अ वायबल सोल्यूशन फॉर रिजॉल्विंग इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट। ये दोस्तों, मतलब ये मानता है कि इजराइल और पैलेस्टीनियन दो अलग अलग स्टेट्स होंगे, ठीक है, और उनकी बाउंड्रीज वगैरह को भी डिमार्केट करने की एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए। और ज्यादातर कंट्रीज, मतलब वर्ल्ड में जो ज्यादातर कंट्रीज हैं, इस टू स्टेट सोल्यूशन को मानते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया फेवर्स दिस टू स्टेट सोल्यूशन, ठीक है। अब लास्ट में इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि मिडिल ईस्ट क्वार्टेट क्या है और इसका क्या रोल होने वाला है। मिडिल ईस्ट क्वार्टेट में आपके चार चीजें हैं: ईयू, रशिया, यूएस एंड यूएन, ठीक है। ये मिडिल ईस्ट क्वार्टेट है। तो ये बोल रहे हैं कि अब क्योंकि ये चीज इतनी ज्यादा बढ़ गई है, 2014 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है, इतना ज्यादा अटैक हो रहा है, तो अब ये कुछ ना कुछ, ये चारों कंट्रीज मिलकर के आगे स्टेप्स लेंगे और कुछ ना कुछ निकल करके सामने आएगा, कुछ अच्छा निकल करके आएगा, क्योंकि यूएस ने भी अपना स्टैंड थोड़ा सा बैलेंस कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो ये रही इस न्यूज के बारे में। आगे चलते हैं। श्री बहुगुणा, इनके बारे में बताया गया है, ये कौन थे? ये इन्वायरमेंटलिस्ट थे, ठीक है, और एक्टिविस्ट भी थे। इनके संग दो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स को एसोसिएट किया जाता है: चिपको मूवमेंट और तेहरी डैम मूवमेंट, ठीक है दोस्तों। तेहरी डैम मूवमेंट, चिपको एंड तेहरी डैम मूवमेंट, तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए कि ये कौन से मूवमेंट के संग एसोसिएटेड थे, ठीक है दोस्तों। इनका स्लोगन, एक बहुत पॉपुलर स्लोगन है जो आप मेंस में कोट कर सकते हैं, ऐसे पेपर में भी आप लोग कोट्स कर सकते हैं, वो है इकोलॉजी इज परमानेंट, परमानेंट इकोनॉमी। इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, ठीक है। और हो सकता है आपके मेंस के ऐसे के पेपर में यही हेडिंग आ जाए, ठीक है, डिस्कस इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी डिस्कस, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये कोट इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चिपको मूवमेंट, तेहरी डैम मूवमेंट और 6 अदर मूवमेंट, सॉरी 5 अदर मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन से 5 अदर मूवमेंट्स हैं, ये अभी हम देखेंगे। यार ये ओके, पहला मूवमेंट है बिश्नोई मूवमेंट। बिश्नोई मूवमेंट 1700s में आया था, ठीक है। तो ये प्री इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्री इंडिपेंडेंस। प्लेस क्या थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ध्यान से आप इसको याद रखिएगा।
मेजरली मारवाड़ रीजन, राजस्थान से। बहुत ज्यादा अगर आपको याद नहीं भी हो रहा तो मारवाड़ रीजन और राजस्थान तो आप याद रखिएगा ही। ठीक है दोस्तों, इसकी लीडर्स कौन सी थी? अमृता देवी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अमृता देवी। एम क्या था इसका? सेव सेक्रेड ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट डाउन बाय द किंग सोल्जर फॉर अ न्यू पैलेस। राजा इनके जो है पेड़ों को काट करके एक पैलेस बना रहे थे, उनके अगेंस्ट था ये। तो आपको याद होना चाहिए, प्री इंडिपेंडेंस है, मारवाड़ रीजन का है, अमृता देवी है इनकी लीडर, और ये एम था इसका। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा। ये ईयर 1973 में हुआ था, पोस्ट इंडिपेंडेंस है। चमोली डिस्ट्रिक्ट एंड टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में हुआ, याद रखिएगा, उत्तराखंड में। बिश्नोई मूवमेंट राजस्थान में, ये उत्तराखंड में। ठीक है, लीडर्स कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी। इस बहुत सारे हैं लेकिन आपको सिर्फ याद रखना है सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, एम इसका क्या था कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे डेवलपमेंट के लिए, जो फॉरेस्ट काटे जा रहे थे, उसके अगेंस्ट था ये मूवमेंट। और इसमें क्या हुआ था कि लोग पेड़ पकड़ करके चिपक करके खड़े हो गए थे कि हम नहीं कटने देंगे पेड़। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। साइलेंट वैली आपको पता होगा, साउथ साइड में है। एग्जैक्टली ये केरला में हुआ था मूवमेंट, पलाक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, साइलेंट वैली वहीं पर है, और 1978 में हुआ था। इसका मतलब दिस इज अगेन पोस्ट इंडिपेंडेंट। ठीक है, और लीडर्स कौन थे इसके? इसका कोई पर्टिकुलर पर्सन लीडर नहीं था, एनजीओ था, केरला शस्त्रा साहित्य परिषद, ये इसका इसको लीड कर रहा था। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट है। और इसका एम क्या था? टू प्रोटेक्ट द मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हाँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहे थे उससे बचाने के लिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ है जंगल बचाओ आंदोलन, 1982 का है ये, बिहार में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में हुआ था ये। ठीक है, लीडर्स कौन थे? ट्राइबल्स ऑफ सिंहभूम, मतलब किसी एक पर्टिकुलर आदमी का नाम नहीं है लेकिन इट्स ट्राइबल ऑफ सिंहभूम। एम क्या था? गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि नेचुरल साल फॉरेस्ट को टीक से रिप्लेस कर रही थी। अब टीक एक वुड है, साल भी एक वुड है। ठीक है, तो किसी वजह से नेचुरल साल फॉरेस्ट को ये टीक से रिप्लेस कर रहे थे, इसके अगेंस्ट ये मूवमेंट हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी इस पे पूछा हुआ है एमसीक्यू, उसका जवाब आपको इसके बाद मिल जाएगा। एपिको मूवमेंट। एपिको मूवमेंट 1983 में हुआ था, और ये कहाँ हुआ था? कर्नाटका स्टेट में। ठीक है, इनके जो मेन लीडर थे पांडुरंग हेज थे, पांडुरंग हेज, ये इनके मेन लीडर थे, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है? और किस लिए हुआ था? फेलिंग इन कमर्शलाइजेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड रूइन ऑफ एंशिएंट लिवलीहुड। मतलब जो यहाँ पर लोग पहले से बसे हुए थे, वो इसकी वुड को, वो उसके माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को यूज करते थे, तो इस सारी चीजों को गवर्नमेंट कमर्शलाइज कर रही थी, तो उसके अगेंस्ट है मूवमेंट। ठीक है दोस्तों, आगे नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसके बारे में तो आप लोगों ने काफी सुना ही होगा, 1985 से चल रहा है, अभी तक चल रहा है। नर्मदा रिवर, ये प्लेस क्या है? नर्मदा रिवर विच फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ठीक है, ये नदी जो है 3 स्टेट से गुजरती है। इस पे कुछ ये कर रहे थे, गवर्नमेंट वाले कुछ बना रहे थे, उसके अगेंस्ट था। इसके लीडर्स कौन है? मेधा पाटकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, आपको याद होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या थी कि इस रिवर पे लार्ज डैम्स बनाए जा रहे हैं। आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता तो ज्योग्राफी में प्लीज आप इसको पढ़िएगा कि लार्ज डैम्स बनाने से इन्वायरमेंट पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो लार्ज डैम्स की वजह से जो नुकसान हो रहे थे उसके अगेंस्ट एक सोशल मूवमेंट था, पर्टिकुलरली सरदार सरोवर डैम, ये बहुत बड़ा डैम है, इसके अगेंस्ट था ये। लास्ट जो डैम है ये अगेन सुंदरलाल बहुगुणा, जिनकी आज डेथ हो गई, उनसे रिलेटेड है, 1990s का है, थोड़ा रिलेटिवली नया है। ठीक है, भागीरथी रिवर नियर टेहरी इन उत्तराखंड। ठीक है, इससे एसोसिएटेड है। लीडर कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा जी। और एम क्या था कि ये क्या कर रहे थे कि यहाँ टेहरी डैम बना रहे थे, और उसकी वजह से वहां जो इनहैबिटेंट्स थे उनको मूव आउट कर रहे थे वहां से। ठीक है, और इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस तो होता ही है, जो अभी हमने नर्मदा वाले में देखा था
ठीक है, तो इन दो कारणों की वजह से सुंदरलाल बहुगुणा जी इसके अगेंस्ट थे। ठीक है दोस्तों, अब टाइम आ गया उस क्वेश्चन का आंसर देने का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, बिश्नोई मूवमेंट हमने देखा 1770s का है, राजस्थान से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, एपिको मूवमेंट हमारा 90s का है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है। चिपको मूवमेंट तो हमने देख ही लिया, इट इज अराउंड 1973। कालिंदी मूवमेंट जो है आपका, ये मूवमेंट कोई भी इन्वायरमेंटल मूवमेंट नहीं है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं है। आंसर हमारा हो गया ए कॉमा बी कॉमा सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। आई होप आप लोगों ने इसका आंसर सही दिया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली।